नमस्ते बच्चों, मेरा नाम वसुंधरा नरेंद्र पासी है और मैं चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला की शिक्षिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य शास्त्र का पाठ विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां। सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा उसका जरा पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में भारत का संविधान, स्थानीय शासन संस्था, सरकार द्वारा सरकार की संरचना का अध्ययन किया तथा हमारा जो संविधान था वो किस तरीके से बना, कितना समय लगा, किसने बनाया, इस तरीके से हम लोग ने अध्ययन किया। अब हम लोग 9वीं कक्षा में आ गए हैं, तो हम 9वीं कक्षा में अब क्या पढ़ने वाले हैं कि जिस तरीके से हम इतिहास, भूगोल और उसके साथ ही साथ अब एक नया विषय आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम है राजनीति शास्त्र। जिस तरीके से इतिहास में हमने पढ़ा है ऐतिहासिक कालखंड की वैश्विक घटनाएं, जो भी इतिहास में हुआ, किसने क्या किया, कितने युद्ध हुए, किसने कौन कौन से राष्ट्र महान बने, कौन सा राष्ट्र विकासशील हुआ या कौन सा राष्ट्र गरीब बना, इस तरीके से हमने इतिहास में अध्ययन किया। उसी तरह से भूगोल में हम पढ़ते हैं कि भूगोल में भौगोलिक संरचना किस तरीके से है, पहाड़, नदियां, तालाब और किस तरीके से भू सीमाएं हैं। हर एक देश की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है, सीमा होती है। उस तरीके से हमने भू सीमाओं का अध्ययन किया। उसी तरह से बच्चों ये नया विषय आपके साथ यहाँ पर आया हुआ है जिसका नाम है राजनीति शास्त्र। उसमें क्या है, भारत और विश्व के बीच में जो संबंध है और उन्हीं के संबंध के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ उनके सुझाव है, उनको कैसे सुलझाना है, कैसे मित्रता बढ़ानी है, इस तरीके से हम लोग ये सारे संबंधों का अध्ययन राज्य शास्त्र के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियों में कौन कौन सी बातें हैं। जैसे बच्चे हम सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों से जुड़े होते हैं, उनसे लेन देन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे अभी आप छोटे हो तो आप अपने माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं, उन पे निर्भर हो। हम डॉक्टर के ऊपर निर्भर होते हैं, हमें कोई भी बीमारी होती है या कुछ किसी का भी इलाज कराना होता है तो उसके लिए हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। उसी तरह से हम जो बच्चे, आप शिक्षकों से पे भी निर्भर होते हैं क्योंकि वो हम तुम्हें अध्ययन कराते हैं, तुम्हें अध्यापन कराते हैं, तुम्हें बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए उनसे मिलती है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति समाज का एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से पर निर्भर होता है। उसी तरह से समाज के साथ ही साथ हमारा देश भी है, वो भी एक दूसरे से जुड़ा होता है, निर्भर होता है। राष्ट्र में बहुत सारे अनेक प्रकार के व्यवहार चलते हैं, लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, उसे हर एक दूसरे देश की जरूरत पड़ती ही है। उसी तरह राष्ट्र क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लेन देन करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो उसी तरह से वह बहुत सारे अनुबंध भी करते हैं। अनुबंध का अर्थ है बच्चों संधि, इंग्लिश में बोलते हैं उसे ट्रीटी। कोई भी एक देश होता है वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से संधि करता है, मित्रता करता है, ऐसे संबंध बनाता है ताकि उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो वो पूरी हो सके। इसी को हम बोलते हैं अनुबंध। अब कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न सभी देशों ने आपसी सहयोग से एक व्यवस्था तैयार की है, उसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। अब ये प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कौन से होते हैं? प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र मतलब कोई भी ऐसा राष्ट्र जो किसी के अधीन ना हो, किसी का गुलाम ना हो, स्वतंत्र हो और अपना निर्णय वह देश स्वतंत्र रूप से ले सकता हो। इसमें हमारी भी गिनती होती है, भारत देश की भी गिनती होती है, क्योंकि भारत ये पहले अंग्रेजों का गुलाम था परंतु अब वह पूरी तरह से आजाद हो चुका है और जो भी निर्णय होते हैं देश के वो भारत सरकार ही लेती है, जो कि जो भारत सरकार बनी है वो हमारी जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई है। इसलिए हम लोग वो भी देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो प्रभुत्व संपन्न है, मतलब वो अपने आप में ही स्वतंत्र है और वो सारे निर्णय ले सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। उसमें से सबसे पहला है परस्परावलंबन। परस्परावलंबन का मतलब ये है, अर्थ है बच्चों की एक दूसरे पर निर्भर होना। विश्व के सभी देश किसी न किसी कारण से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विश्व का कोई भी विकसित, अविकसित, विकासशील राष्ट्र ये क्या होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता। आत्मनिर्भर का अर्थ ये होता है कि वह खुद से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद पर निर्भर नहीं होता है, उसे दूसरों की आवश्यकता पड़ती ही है। तो यही परस्परावलंबन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र भले वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो एक दूसरे के ऊपर उसे निर्भर पड़ना ही पड़ता है। तो एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है ये वैश्विक व्यवस्था का। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति ये होती है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार तथा अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए एक नीति निर्धारित करती है। मतलब अगर हम कुछ भी आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ भी आयात निर्यात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। उसके ही साथ अन्य देशों के साथ हम कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार हमारा होना चाहिए, ये सारी बातें विदेश नीति में की जाती है। तो अब हम देखेंगे जैसे हमारा जो देश है, अब आज हम जिस विश्व में जिस तरीके से रह रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं, गतिविधियां, ये सारे चीजों ने आकार लिया है। इसलिए हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का अर्थ है मतलब हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने देखा है, हम सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमें थोड़ी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि हमारी पिछली शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इसी तरीके से वो विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, कौन से अच्छे प्रभाव पड़े, कौन से बुरे प्रभाव पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। उसी तरीके से कोई भी घटना होती है उसका अच्छा भी परिणाम होता है और बुरा भी परिणाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ये ऐसा विश्व युद्ध था जो कि 1914 से लेकर 1918 तक मुख्य तौर पर पूरे यूरोप के लगभग हर एक देश ने इसमें हिस्सा लिया था। इसलिए पूरे विश्व के देश इसमें सम्मिलित थे, इसलिए इसका नाम पड़ा महायुद्ध। यह युद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप में समुद्र, धरती और आकाश मतलब हर एक जगह पर ये युद्ध लड़ा गया है। धरती पर भी और आकाश में भी और समुद्र में भी। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र जिसमें यह लड़ा गया तथा इससे हुई क्षति, क्षति का मतलब होता है विनाश के अभूतपूर्व आंकड़ों को के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला। मतलब ये जो युद्ध था इसमें जितनी लोगों की संख्या थी, जितने देशों ने भाग लिया, उनकी संख्या तथा इससे होने वाली हानि, उससे होने वाली क्षति के वजह से ही इसे विश्व युद्ध का नाम पड़ा और यह पूरे 4 सालों तक युद्ध चलता रहा। अब ये देशों में हम लोग जानेंगे, ये युद्धों में जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से देश सहभागी थे। ये प्रथम विश्व युद्ध का अगर हम लोग कारण जानेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, मतलब वहां का जो राजकुमार था और उसकी पत्नी, यह बोस्निया के दौरे पर निकले हुए थे सर्बिया में। तो जब वो सर्बिया घूमने के लिए ऐसे ही निकले थे दौरे पर, तब वहां के जो राजा थे उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड उनका नाम था और उनकी पत्नी, ये दोनों की हत्या कर दी गई थी सर्बिया में। तब जाकर ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी थी सर्बिया के खिलाफ और सर्बिया ने भी अपने बहुत सारे मित्र राष्ट्रों की इसमें मदद की थी। तो वहीं से ही तत्कालीन कारणों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो इसमें 2 गुट बन गए थे, एक मित्र राष्ट्र और एक मध्यगत राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्रों में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका और मध्यगत राष्ट्र में थे जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य और बल्गेरिया। तो इस तरीके से बहुत 4 सालों तक यह युद्ध चला और इसमें बहुत सी हानियां भी हुई और जो हमारी वैश्विक व्यवस्था थी
साथ साथ पूरे विश्व में हर एक राष्ट्र की जो वैश्विक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। बहुत सारे राष्ट्रों को आर्थिक घाटा सहना पड़ा था, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सामाजिक परिणाम कौन कौन से हुए थे। देखो, जैसे कि मैंने बताया, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा भी और बुरा भी। जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में जनहानि धन हानि हुई, उसी तरीके से नस्लों की समानता मतलब गोरे कालों का जो भेद था वो धीरे धीरे मिटने की शुरुआत वहां से शुरू हो गई थी। जनसंख्या की क्षति हुई थी, मतलब जनसंख्या बहुत मात्रा में, लगभग 8 करोड़ लोग यहाँ पर मर गए थे। और स्त्रियों की स्थिति में सुधार, बहुत जो स्त्रियां बहुत दिनों तक उनकी हालात अच्छे नहीं थे, ये विश्व युद्ध होने के बाद स्त्रियों को भी समाज में जगह स्थान मिलना शुरू हुआ था। जो मजदूरों की स्थिति थी, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो लोग थे उन्होंने अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हो रहे थे, तो उस तरीके से समाज की जो मान्यताएं थी वो धीरे धीरे बदल रही थी, जो स्थितियां थी वो सुधर रही थी, ये हम मान सकते हैं। फिर आर्थिक परिणाम अभी हम देखेंगे कि जैसे अभी जो भी विजयी राष्ट्र होते हैं और अविजयी, मतलब जो जीतता है देश वो भी और जो हारता है वो भी, दोनों को युद्ध में नुकसान होता है। तो जो गरीब राष्ट्र थे, जो विकासशील राष्ट्र थे, वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए, और जो विजयी राष्ट्र थे उनकी भी बहुत हद तक जन धन की हानि हुई, मतलब क्षति हुई। फिर बहुत सारे ऐसे देश भी थे जिनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से गिर चुकी थी। तब वह आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी बहुत सारे देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन लाने की सुधार किया, मतलब किस तरीके से राष्ट्र को फिर उसी मुकाम पे लाया जाए, इसकी भी कोशिश होने लगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक परिणाम किस तरीके से हुए। अब राजनीतिक परिणाम इस तरीके से हुआ कि पूरा जो नक्शा था विश्व में, हर एक देश का जैसे नक्शा बना हुआ था वो पूरी तरह से मानचित्र में परिवर्तन हो गए। इसका ये कारण था कि जो बहुत सारे उपनिवेश थे, जो बहुत सारे गुलाम देश बनाए गए थे, उनमें भी एक आजादी की उमंग जागी, और जिसके वजह से वह उमंग आंदोलन में रूपांतरित हो गई। बहुत सारे ऐसे उपनिवेश जो थे, राष्ट्र थे, उन्होंने भी अपनी आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का गठन किया। और इसी के साथ साथ साम्राज्यवाद जो थे, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके उनका पतन करना, उनके ऊपर राज करना, उनकी राजनीति अपने हाथों में लेकर चलाना, इस तरीके से जो नियम थे वो धीरे धीरे बंद हो रहे थे, और हर एक राष्ट्र अपने आप को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ साथ अब बुरा परिणाम ये हुआ कि जो यूरोप की राजनीति थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, और वहीं इटली, जर्मनी इसमें महानायक के रूप में निकल रहे थे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मनी का जो हिटलर था वह अपनी तानाशाही का उदय वहां से शुरू होने लग गया, और इटली, स्पेन ये भी तानाशाही शासन व्यवस्था के अधीन होने लग गए, और वहां पर भी जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी वो अस्तित्व में आने लगी। तो यहीं से ही बीजारोपण हुआ किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। और विश्व शांति की पूरी तरह से भंग हो चुकी थी, पूरे देश में, पूरे विश्व में हाहाकार मचा था। तो वहां पर भी हम ऐसा लगने लग गया कि नहीं, विश्व को शांति की जरूरत है, विश्व में जो युद्ध है वो बहुत सालों तक चल गया, अब युद्ध बंद होना चाहिए। तो इसके लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। अब राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए किया गया है कि ताकि पूरे विश्व में क्या हो, शांति फैले, हर एक देश दूसरे देश को खत्म करने के लिए और उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिलाने की होड़ में लगा हुआ था। तो वहां पर एक बहुत सारे देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग शांति के का प्रतीक बनाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी समस्या हो देश की दूसरे देशों से, वह वहां जाकर एक तरह से समस्या का समाधान पा सके। इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया 10 जनवरी 1920, और इसका लोगो जो एक चिन्ह होता है वह यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि एक स्टार, पंचकोण और स्टार करके बनाया गया है, ये राष्ट्र संघ का एक निशान के रूप में बनाया गया। फिर अब ये राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था?
सबसे पहला उद्देश्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि विश्व में पूरी तरह से शांति, विश्व शांति स्थापित करना, मित्रता फैलाना, जो आपसी विवाद है उनको क्या करना, एकदम तरीके से सुलझाना ताकि शस्त्रों का उपयोग कम करना पड़े, सुरक्षा की व्यवस्था करना, जो गरीब राष्ट्र है, जो कमजोर राष्ट्र है, उनको मदद करना ताकि दूसरे देश के लोग उनके ऊपर हमला करके उनको अपने साथ न मिला लें। फिर सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना। अब जो भी राष्ट्र है उनको अगर मदद की जरूरत है तो वो देशों को मदद प्रदान करना, सहायता देना, ताकि दूसरे लोगों को भी मानसिक सहयोग, मतलब जो दूसरे देश है, जो विकसित देश है, उनको भी दूसरे देशों की मदद करने के लिए प्रेरित करना। तो ये राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे। अब हम यहाँ देखेंगे राष्ट्र संघ जो था वो कुछ समय बाद ये पूरी तरह से विफल होने लग गया, क्योंकि उसके पीछे बहुत कारण है। उसमें से एक सबसे पहला कारण है उग्र राष्ट्रीयता, दूसरा है अमेरिका का सदस्य न बनना, राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था। सबसे पहले उग्र राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। अब यहाँ पर उग्र राष्ट्रीयता का मतलब यह है कि बहुत सारे देशों ने, जो ताकतवर देश थे, उन्होंने जो गरीब राष्ट्र थे उनको कब्जा करने के लिए हार नहीं माने, उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हम राष्ट्र संघ की बात मानेंगे ही नहीं। तो जो ताकतवर देश थे उन्होंने सिरे से नकार दिया, तो इस वजह से सभी राष्ट्र में अफरा तफरी फैल गई और सभी ने राष्ट्र संघ की बात मानना बंद कर दी। अब दूसरा कारण यह था कि जो ताकतवर राष्ट्र अमेरिका जो था, उन्होंने पहले ही सदस्य बनने से नकार दिया था, इस वजह से भी राष्ट्र संघ की विफलता में एक बड़ा सहयोग हुआ। और तीसरा, राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था। अब यहाँ पर राष्ट्र संघ ये पूरी तरह से नकारा साबित हो रहा था, क्योंकि वह जो बड़े राष्ट्र थे और छोटे राष्ट्र थे, इनके बीच में जो युद्ध होने की स्थिति तैयार हो रही थी, वो उनको रोकने के लिए उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर जो अमीर राष्ट्र थे, ताकतवर राष्ट्र थे, वो बात सुन नहीं रहे थे और गरीब राष्ट्रों पर अपना आक्रमण किए जा रहे थे। तो इस वजह से राष्ट्र संघ ये पूरी तरह से विफल हो गया और यही एक कारण बना कि वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939, 1939 से 1945 तक। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें तो जितनी जनहानि, धनहानि, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, ये सबके बावजूद जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो और भी ज्यादा विध्वंसक था। विध्वंसक था मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना था। क्यों डरावना था इसका हम कारण देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे नए नए टेक्निक के वेपन्स, नए नए हथियार का उत्पादन किया गया। हवाई मार्गों से भी बहुत सारे हथियारों का निर्माण किया गया, जिस तरीके से और ज्यादा अपनी अपनी ताकत की होड़, अपनी अपनी ताकत दिखाने की होड़ लग गई कि हम कितने ताकतवर देश है, ये दूसरों को पूरे विश्व में हम लोग दिखाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो इस तरीके से वहां पर एक तरह से हम लोग देख सकते हैं तो अपने देश के बारे में, अपना हमारा देश किस तरीके से ताकतवर है वो दिखाने की प्रतियोगिता हर एक देश में छिड़ गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध ये किस तरीके से हुआ। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे देश सहभागी थे, जैसे इसमें भी दो गुट बने थे, मित्र राष्ट्र और अक्ष राष्ट्र। पहला मित्र राष्ट्रों में था ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन, अमेरिका। अक्ष राष्ट्रों में था जर्मनी, जापान, इटली। ये जर्मनी, जापान, इटली का एक अपना इतिहास था, जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिबंध उनके ऊपर अन्यायपूर्ण तरीके से लगाए गए थे, जिसका बदला उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लिया। क्योंकि जर्मनी, जापान और इटली ये राष्ट्र उस समय उतने ज्यादा विकसित नहीं हुए थे, इस वजह से बहुत सारे राष्ट्रों की नजर उनके ऊपर पड़ी थी और वह अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई करने हेतु द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित थी और उन पे अन्यायकारक बहुत सारी संधियां की गई थी। तो इसका बदला लेने के लिए वह भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़े।
अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध ये बहुत सालों तक चला। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो एक जो संहारक बोल सकते हैं हम लोग घटना, इतनी विस्फोटक घटना हुई कि जिसने पूरी विश्व को हिला दिया, और वह घटना की पूरे विश्व स्तर पर निंदा की गई। उसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए। सबसे पहला तो आर्थिक जो स्थिति थी, वो विजयी राष्ट्र हो या हारा हुआ राष्ट्र, दोनों की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से ढह गई थी। मतलब पूरी तरह से वो विनाश हो चुका था उसका। और बहुत सारे देश जो दिवालिया भी बन चुके थे। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में दोनों पक्षों में लगभग 5 करोड़ लोग, ये 5 करोड़ लोगों से भी अधिक लोग मारे गए। बहुत सारे जो लोग थे वह बेघर हो गए। तो हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ। जो बहुत सारे जो लोग थे, धन जन की हानि हुई और पूरी तरह से देश दिवालिया हो गया। मतलब खाने खाने के लिए भी मोहताज हो गया। ऐसी भी स्थिति बहुत सारे देशों की आ गई। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्या परिणाम हुआ। अब जब प्रथम विश्व युद्ध में जो जिनकी शक्ति कम पड़ गई थी, उन्होंने और जोरों शोरों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। नए नए हथियार, नए नए औजार बनाने के लिए शुरू किया। उसमें से परमाणु बम, मिसाइल और बहुत सारे अलग अलग हथियारों का निर्माण किया गया। अब ये जो हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका, जो कि बहुत ही ताकतवर राष्ट्र था उस समय, उसने हिरोशिमा और नागासाकी, ये कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा नागासाकी नामक 2 शहर जो कि जापान में है, वहां पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में उन्होंने दोनों नगरों पर परमाणु बम का हमला किया, ताकि ये जो जापान है, ये इनका इसके हमला करने के पीछे कारण यह था कि वह जापान पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, पर जापान उनकी बात नहीं मान रहा था। इस वजह से उनके बदले के वजह से उन्होंने अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया, और जापान में लगभग 70 से 80 सालों तक वहां पर फसलें, जो जन धन की हानि हुई, वहां पे जो इंसान थे उनको अलग अलग तरीके की बीमारियां भी हो गई थी। इस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो एक, ये जो घटना थी वह एक संहारक के रूप से निकल के आई। जिस तरीके से हम जलियांवाला बाग में देख सकते हैं हत्याकांड हुआ था, उसी तरह से यह भी एक उतना ही दर्दनाक हत्याकांड माना गया। इस प्रकार युद्ध में बेहिसाब संपत्ति की तो हानि हुई ही, परंतु यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंग्लैंड है, उसी का, सिर्फ इंग्लैंड का ही 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी तरह से विनाश हो गई, नष्ट हो गई। तो ये जो युद्ध था, ये युद्ध इतना घातक था कि इससे ज्यादा विनाशकारी युद्ध पहले कभी भी नहीं हुआ। और इसी के साथ मैं अपना जो लेक्चर है वो खत्म करती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पुनरावृत्ति कर देते हैं, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा आज वो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग ने इतिहास ये क्या है, हम सब जानते हैं कि इतिहास में मतलब बीती हुई घटनाओं के बारे में क्या क्या बताया गया है वो हम लोग पढ़ते हैं। भूगोल में उसी तरीके से भौगोलिक संरचना पढ़ते हैं, और राजनीति शास्त्र में भारत और विश्व के कौन कौन से संबंध है, क्या क्या है, ये सब हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ये इसका अर्थ ये होता है कि एक दूसरे का जुड़ना, किसी न किसी तरीके से निर्भर रहना। उसी तरह से देश भी हमारा एक दूसरे से लेन देन करता है, व्यवहार करता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि एक देश का दूसरे देश से रिश्ता बनाना या आपसी सहयोग द्वारा एक व्यवस्था तैयार करना, उसी को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से सबसे पहले है परस्परावलंबन। परस्परावलंबन का अर्थ है कि एक दूसरे पर निर्भर होना, किसी न किसी कारण एक दूसरे से जुड़े रहना। उसी के लिए एक एक दूसरे देश से जुड़े रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारे देशों
ने मिलकर एक विदेश नीति बनाई है, जिसका अर्थ है कि जो भी हम व्यवहार करते हैं वो किस तरीके का हमारा व्यवहार हो, उसके लिए वह नीति नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसे ही हम विदेश नीति कहते हैं। तो हम यहाँ पे हमने ने पढ़ा कि विश्व युद्ध कितने हुए, तो हमारे यहाँ पे विश्व युद्ध 2 हुए, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध था, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध यह 1914 टू 1918 मतलब 1914 और 1918 के दरमियान हुआ। यह विश्व युद्ध इसलिए कहा गया कि विश्व युद्ध ये पूरे महाद्वीप में लड़ा गया था, मतलब पूरे यूरोप के और विश्व में जितने भी सिर्फ 11 देश को छोड़कर पूरे विश्व इसमें सम्मिलित हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा महायुद्ध विश्व युद्ध। और यह विश्व युद्ध 52 महीने तक चला, मतलब लगभग 4 साल तक। और इसमें बहुत सारे राष्ट्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें से मित्र राष्ट्र यहाँ पर 2 गुट बन गए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, और मध्यगत राष्ट्रों में थे जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम भी उसी तरह से, जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे परिणाम है, उसमें से पहला परिणाम ये था कि सामाजिक परिणाम में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नस्लों की समानता का अर्थ है कि जो काले घोरे का भेद था, जैसे कि ये भारत ने, गांधी जी ने भी नेल्सन मंडेला के साथ अफ्रीका के गोरे काले कानून का, ये गोरे काले भेदभाव का खंडन किया था। उसी तरीके से जब प्रथम विश्व युद्ध ये समाप्त हुआ, तो एक अच्छा परिणाम ये निकल कर आया कि जो गोरे काले का भेद चल रहा था पूरे विश्व में, वो पूरी तरह से थम गया। और उसी के साथ साथ जन धन की हानि हुई, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। इस तरीके से जन धन की हानि हुई और जनसंख्या में कमी आने लगे। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत समय तक खराब चल रही थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पूरी तरह से सुधार के पथ पर आ गई। उसी तरीके से दूसरा परिणाम आर्थिक परिणाम, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आर्थिक स्थिति क्या होती है बच्चों की, आर्थिक स्थिति मतलब जो हमारे पैसे की व्यवस्था है, विकास की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से थम गई थी, जिस वजह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे देश थे जो पूरी तरह से विनाश हो गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, उनको फिर से खड़े होने के लिए बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जन धन की हानि हुई, क्योंकि वहां पर बहुत सारे, जब युद्ध की स्थिति होती है तो बहुत सारे देशों में जो यातायात के साधन थे वो पूरी तरह से ठप हो गए थे, तो खाने पीने के लिए भी लाले पड़ गए थे, खाने पीने की भी कमी पड़ गई थी। और इस सब को सुधारने के लिए बहुत सारे देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार किया कि किस तरीके से हम लोग पहले के जैसे आ सकेंगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम कौन-कौन से हुए? साम्राज्यवाद का अंत हुआ। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का ये अर्थ होता है कि एक जो हिस्सा होता है, एक पूरा जो देश होता है, उस देश पर कब्जा करके अपनी राजनीति चलाना, ये होता है साम्राज्य। और उपनिवेशों में जागरण, उपनिवेश ये होता है कि एक देश का एक छोटा-सा हिस्सा, उस पर कोई देश अगर कब्जा कर लेता है, तो कब्जा करके अपनी राजनीति चलाता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उनका उपनिवेशों में भी जागरण होने लग गया, क्योंकि उपनिवेश जो थे वो एक तरह से गुलाम थे, इस वजह से उनमें भी एक जागृति निर्माण हुई कि क्यों ना हम भी आजाद हो जाएं। तो एक स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना, मतलब जो विश्व की राजनीति थी सब पर यूरोप का बोलबाला था, मतलब यूरोपीय देश सब पर राज करते थे। इस वजह से फिर वहां पर धीरे धीरे जो यूरोप का जो साम्राज्यवाद था वो उसमें कमी आने लगी, सब उनकी बातें धीरे धीरे कम सुनना शुरू किए। फिर अधिनायकवाद का उदय का मतलब यह है कि बच्चों कि एक तो राजा होता है, जब कोई देश दूसरे देश का गुलाम होता है तो वहां पे राज शासन चलता था, परंतु अब तो स्थिति बदल गई है। अब तो यहाँ पर सरकार चलती है जो कि जनता द्वारा बनाई जाती है, परंतु पहले राज शासन चलता था। उस समय
बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी तानाशाही की वजह से वहाँ पर नायक बनना शुरू किए। उसमें से एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ। उस तरीके से वहाँ पर वह अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाता था सभी से। तो इस तरीके से फिर यही सब कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध होने के पहले सभी देशों ने मिलकर राष्ट्र संघ की स्थापना की, जो कि 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई। इसमें बहुत सारे देशों ने अपना सहयोग दिया, परंतु इसमें ये विफल हुआ। मतलब ये विफलता का मुँह इसलिए देखा क्योंकि इसमें जो उद्देश्य थे वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य कौन-कौन थे। विश्व शांति स्थापित करना, आपसी विवादों को सुलझाना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना। तो सबसे पहले इनका जो मेन कारण था, जो जिसके लिए बनाया गया था राष्ट्र संघ, उसकी ही पूर्ति नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरे विश्व में हाहाकार मचा था। ऐसे में विश्व शांति स्थापित करने में ये कारगर सिद्ध नहीं हुआ। जो बड़े राष्ट्र थे, वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे और जो गरीब राष्ट्र थे, वो धीरे-धीरे पतन की रास्ते पर चल रहे थे और जो आपसी विवाद थे, वह राष्ट्र संघ के नियमानुसार वह बैठकर बातचीत करके या आपसी समझौते से निपटाया जा सके, ऐसी मान्यता थी, परंतु वहाँ पर कोई भी राष्ट्र इनकी बात नहीं मान रहा था। इस वजह से राष्ट्र संघ ये पूरी तरह से विफल हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 को हुआ। अब ये यहाँ पर ये इतना ज़्यादा विध्वंसक था, इतना ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग संहारक सिद्ध हुआ कि ऐसा विश्व युद्ध ना कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा माना गया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, उससे भी हानिकारक था। क्यों हानिकारक था? क्योंकि बहुत सारे जो ताकतवर राष्ट्र थे, उन्होंने नए-नए हथियार का निर्माण किया था ताकि अपनी ताकत दुनिया को दिखा सके। तो ये जो प्रतिस्पर्धा थी कि अपने आप को साबित करना, अपने आप को बेस्ट दिखाना, तो इसके अंदर क्या हो रहा था, जो एक देश दूसरे देश के बारे में सोचता नहीं था कि वहाँ पर कितनी हानि होगी, कितने लोगों का नुकसान होगा। तो ये उनकी मानसिक सोचने-समझने की शक्ति उस समय खो चुकी थी। इस वजह से उन्होंने नए-नए हथियारों का निर्माण करने के लिए वह उनका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें हम लोग ने देखा कि कितने-कितने राष्ट्र 2-2 गुटों में बँटे हुए थे, जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन, अमेरिका, इन्होंने मित्र राष्ट्र का सहयोग किया और अक्ष राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। उसी तरह से जैसा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम दुखदायक हुआ था, उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध का भी परिणाम दुखदायक ही था। इसमें भी जन-धन हानि की हुई, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा जो लोग थे, वो पूरी तरह से मर चुके थे और साथ ही साथ जो नक्शा था, वो पूरी तरह से बदल गया था। इस वजह से लोग भी जो मरे हुए थे और जो जिनके घर वाले बच गए थे, वो पूरी तरह से बेघर हो चुके थे। मतलब लोगों के पास शरणार्थी बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं छूटा था। इस तरीके से उसी के परिणाम जब विश्व युद्ध खत्म होने की कगार में था, तब ऐसी घटना हुई जिसने पूरे विश्व का दिल दहला दिया। उसमें जो अमेरिका, जो इतना सुलझा हुआ, इतना ताकतवर राष्ट्र था, उस समय उसने अपनी बोल सकते हैं हम लोग ताकत का इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया कि वह प्रदर्शन अ, एक तरह से क्या बन गया, विश्व के लिए शर्मनाक बन गया। जापान जो राष्ट्र था, वह उसकी बात नहीं सुन रहा था, अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा था। इस वजह से जो अमेरिका है, उसने जापान पर के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया और वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका। उसमें बहुत सालों तक हिरोशिमा, नागासाकी में पहले तो उनकी जो फसलें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी क्योंकि हवा में ही ऐसे तत्व फैल चुके थे कि वह जो बचे वो साँस लेकर मर रहे थे और जो मर चुके थे वो तो
उनका तो विनाश हो ही चुका था। तो इस तरीके से बहुत बीमारियां भी सांस लेने की वजह से उनको बहुत सालों तक झेलना पड़ा। अभी भी ऐसी ऐसी वहां पर जगह है जहां पर खेती का नामो निशान नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही ज्यादा सहारक सिद्ध हुआ, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस वजह से यहाँ पर एक और परिणाम यह हुआ कि जो इंग्लैंड था उसका अकेले का 2000 करोड़ रुपए का संपत्ति नष्ट हुई। तो ये इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, इसका एक ही कारण था कि आपसी समझौते की कमी थी, आपसी समझ की कमी थी। अगर देश दोनों भारत और भारत से जुड़े अन्य जो देश है अगर एक साथ मिलकर रहे तो ये जो स्थिति है वो पुनः तैयार नहीं होगी। धन्यवाद। अभी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मैम जो विश्व युद्ध हुए थे वो लगातार होते रहते थे 4 साल तक। हाँ 4 साल तक हाँ होते और जो रहते। मैम मतलब कि थोड़ा समय के लिए रुकते भी नहीं थे। रुकते मतलब जैसे जिस तरीके से झगड़ा होता है, जैसे अभी कहीं युद्ध हुआ तो वो उस समय तक तो चला, फिर थोड़ी शांति हुई, फिर दूसरे देश ने दूसरे देश पर हमला किया, तो मतलब एक तरह से होड़ लगी थी ना। तो उनको अपने आप को साबित करने के लिए वो कंटिन्यू अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो विश्व युद्ध धीरे धीरे एक राष्ट्र शांत बैठता तो दूसरे राष्ट्र में होता था, इस तरीके से हो रहा था। थैंक यू मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर, प्रथम विश्व हाँ युद्ध बोलिए। के परिणाम कौन कौन से थे? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके से समाज में भी बहुत सारा सुधार हुआ। और आर्थिक परिणाम इस तरीके से हुआ कि जैसे जो देश थे विजयी, देखो जब झगड़ा होता है तो जो जीतता है उसकी भी नुकसान होता है और जो हारता है उसका तो नुकसान होता ही है। तो उसी तरीके से हर एक देश का नुकसान हुआ, हर एक देश को आर्थिक संकट आए, सामाजिक जो हिस्सा होता है, सामाजिक ढांचा जो होता है वो पूरी तरह से बिगड़ गया। आर्थिक स्थिति, कोई कोई देश दिवालिया हो गए, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं बचे अपने देश को चलाने के लिए। तो और साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने सेना का हिस्सा थे, जो सामान्य लोग थे वो भी मर गए, मतलब जन धन की हानि हुई। थैंक यू टीचर। वेलकम। हेलो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। ये आर्थिक परिणाम एक बार रिटर्न समझाइए ना। आर्थिक परिणाम का ये होता है कि जिस तरीके से आर्थिक का मतलब ये होता है कि जो पैसे की व्यवस्था होती है वो जो जो देश थे जो लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। जो आर्थिक स्थिति थी, नए नए हथियार बनाने के लिए, नए नए जो
परमाणु बम थे वो बनाने के लिए, हथियारों के निर्माण में बहुत सारे देशों के पैसे लग गए। मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से बिगड़ते जा रही थी, क्योंकि उनको अपने आप को साबित करने के लिए अपने आप को साबित करने की जरूरत पड़ रही थी, तो जिसकी वजह से पैसे की भी जरूरत थी। तो इस वजह से सारा जो उनके देश का पैसा था वो इसी चीज में चला गया। तो ये आर्थिक संकट उनके सामने आया। समझा? हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो टीचर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण क्यों हुआ? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हाँ। हुआ? प्रथम विश्व युद्ध? हेलो, हुआ? हाँ हेलो, हाँ, बोलो बोलो। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ टीचर? प्रथम विश्व युद्ध का सबसे पहले शुरुआत इस तरीके से हुई कि जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड, ये जो राजा थे, जो कि ऑस्ट्रिया का राजा था, वह अपनी पत्नी के साथ सर्बिया में दौरे पर गया था। मतलब ऐसे ही दौरे पर वह निकले थे, तो वहां पर सर्बिया के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या करवा दी, उस राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी के। तब ऑस्ट्रिया ने बदले में सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया, और सर्बिया ने भी अपने जो मित्र राष्ट्र थे उनकी मदद ली। तो इस तरीके से झगड़ा शुरू हो गया, और वो जो झगड़ा था वो विश्व युद्ध का रूप ले लिया। थैंक यू टीचर। हेलो मिस। गुड मॉर्निंग। हेलो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो यहाँ पर विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां, मतलब किस तरीके से विश्व में युद्ध की का निर्माण हुआ, विश्व युद्ध की स्थिति का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पढ़ा, उसमें क्या परिणाम हुए, ये सब की जानकारी हमने हासिल की। तो इसी तरीके से आज हमने इतना पढ़ा, और आगे की का शीत युद्ध और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।